किस से करवा रहा है वो बुढ़ा तुम्हारी शादी? हिरा बेगम के सवाल पर वो बालों में हाथ फेर कर रह गई। मुझे नहीं पता मम्मा। अरे पता करो ना, ये ना हो उनकी कोई और चाल हो फारिया, किसी अरे गहरे के साथ तुम्हारा निकाह करके तुम्हें चलता करें, इसलिए तो छुप छुपा कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, आप मुझे अच्छे से जानती हैं। वो तो पता है, पर मेरी जान ये लोग बहुत चालाक हैं, तुम मासूम हो बहुत, इनको समझ नहीं सकती। ये होते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और जाहिर कुछ और ही करते हैं। तंजीला के 2 लड़के थे और एक की तो शादी हो गई, बाकी एक या फिर मुनज़्ज़ा के 2 बेटे थे। बस यही लड़के हैं इनके ख़ानदान में। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन उस रुखसार को तो अल्लाह ने औलाद की नेमत से ही महरूम रखा था। आखिर मुझ पर किए गए जुल्म की सज़ा तो मिलनी ही थी ना उसे। उनके अल्फाज में कड़वाहट ही कड़वाहट थी। नहीं ममा, इब्राहिम आफंदी का एक बेटा है। उसकी आंखों में नाइल की सूरत उतरी थी। क्या? दूसरी जानिब वो शुश्तर रह गई। इब्राहिम का बेटा है? उस सूरत में से? ऐसा कैसे हो सकता है? वो डाइन कैसे इब्राहिम के बेटे की माँ बन सकती है? कैसे? वो जैसे चीखी थी। फारिया उनके रद्द अमल पर हैरत ज़दा थी। मम्मा क्या हुआ? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ फारिया। उस औरत ने मुझे इतने ज़ख्म दिए हैं कि मुझे एक एक करके सब ताज़ा हो गए। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। उन्होंने कहते हुए कॉल बंद कर दी, जबकि फारिया परेशान सी वहीं बैठी रह गई। मम्मा मैं आपकी तकलीफ़ का ही अजाला करने आई हूँ यहाँ, वो बुड़बुड़ाई थी, जबकि दूसरी तरफ नाइला बेगम ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीज़ें नीचे गिरा दी थी। कैसे तुम मेरे इब्राहिम के बेटे की माँ बन सकती हो? कैसे? ये हक सिर्फ मेरा था, क्योंकि इब्राहिम आफंदी बस मेरा था, मगर छीन लिया तुमने उसे मुझसे। वो रो नहीं रही थी, चीख रही थी। समरा, हुमैरा और हादिया कुछ बैग्स और डब्बे लेकर उसके पास आई थी। ये आज के फंक्शन के लिए ड्रेस, जूते और ज्वेलरी है। मम्मा कह रही हैं कि अगर इसके अलावा कुछ पहनना हो तो आप बता दें, वो अरेंज करवा देते हैं। समरा के कहने पर उसने एक नज़र शॉपिंग बैग के अंदर से झांकते स्किन कलर के ड्रेस पर डाली थी और दूसरी उन पर जो जवाब तलब नज़रों से उसी को देख रही थी। अभी टाइम नहीं है मेरे पास इन फजूल कामों के लिए, जब होगा तो बता दूंगी। मगर भाभी 3 घंटे बाद फंक्शन स्टार्ट है और पार्लर वाली भी बस पहुंचने वाली है। अब की बार हुमैरा ने लब कुशाई की थी, जिस पर फारिया ने एक तेज़ निगाह डाली। ये बातें मेरा सरदर्द नहीं है, प्लीज़ अब तुम तीनों जा सकती हो यहाँ से। वो स्पाट अंदाज में कहती मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गई, जबकि वो तीनों एक दूसरे पर परेशान सी नज़र डाल कर रह गए। फिर जब समरा ने आकर अपनी माँ को मनोअन बताया तो उनके पास सुनती। रुखसार बेगम गुस्से से उसके पास जाने लगी, मगर राहीला बेगम ने रोक लिया। आप मत जाएं, वो लड़की बहुत ढीठ माँ की बेटी है, इतनी जल्दी कैसे आपकी बात मान लेगी। आप आगा जान पर छोड़ दें सब, वो समझती क्या है खुद को। अब आगा जान ने हमें जिम्मेदारी दी है तो हम ही पूरा करेंगे ना। अभी उसके होश ठिकाने ना लगाए तो मेरा नाम भी रुखसार बेगम नहीं। अरे एक तो जबरदस्ती हमारी जिंदगियों में घुस रही है, दूसरा हमें ही अकड़ दिखा रही है, जैसे उसकी असलियत से हम वाकिफ नहीं। हमारा काम था कहना, बस हमने कह दिया ना, बाकी दफा करें आप। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा उसकी शक्ल देखने को। तंजीला बेगम के लहजे में उसके लिए साफ नफरत महसूस की जा सकती थी, जबकि रुखसार बेगम तैश के मारे आगा हाशिम के रूबरू पेश होने की बजाय नाइल इब्राहिम के कमरे में आ गए, जो बेड पर ऑफ वाइट कुर्ता फैलाए बैठा था। ममा इसके साथ ब्लैक कोट अच्छा लगेगा ना, ये वेस्ट कोट। वो जो पहले ही बरहम थी उसके सवाल पर और जल भुन गई। बड़ा शौक हो रहा है ना तुम्हें शादी का? रुखसार बेगम के सवाल पर उसने उनके तासुरात से उनकी बात का मतलब समझा और फिर गहरी सांस भर कर रह गया। प्लीज़ ममा, मैंने आपसे सारी बात क्लियर कर दी थी ना, अब मुझे परेशान करने या खुद को परेशान करने का क्या जवाब बनता है? क्या करूं मैं? मुझे लगा शायद उस लड़की की रगों में नदीम भाई का खून दौड़ने के बाइस उसे कोई दीद मुरीद या कोई शर्म हया छू कर गुजरी होगी, मगर ना जी, उसने साबित कर भी दिया कि वो अपनी उसी माँ की बेटी है जिसने बेगैरती में सारे रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। क्या हुआ है? उसके पूछने पर उन्होंने सारा मामला गोश गुजार कर दिया तो वो मुस्कुराया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है मम्मा? अच्छी बात है, आगा जान को भी तो अंदाज़ा हो कि उन्होंने किसको घर में लाकर इज्जत दी है, और ये भी कि उन्होंने गलती की है। आप परेशान ना हुआ करें, ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं उसे देखकर ही जान गया था कि वो हम सबको अपनी तरफ से सज़ा देने आई है। हमें यूं तंग करके वो सुकून हासिल करना चाहती है, और आप लोग अभी से तंग होना शुरू हो भी गए। ये तो फिर उसकी जीत की तरफ पहला कदम साबित हुआ ना। तो क्या चुप करके उसे बर्दाश्त करें हम सब? वो उसकी बात से खफा हुई थी।
جی اس کے علاوہ فی الحال کوئی آپشن نہیں۔ اچھا چھوڑیں سب، بتائیں نا کیا پہنوں میں آج؟ اس نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہو نائل؟ یہ سب جو بھی ہو رہا ہے میری برداشت سے تو باہر ہے۔ وہ سر تھام کر وہیں بیڈ پر ٹک گئی۔ نائل گھٹنوں کے بل ان کے سامنے آ بیٹھا۔ کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ سب وقتی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہمیں بلانا کیا دیکھنے کی بھی روادار نہیں، وہ اس گھر میں رہنے کے لیے آئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پلیز مجھے آغا جان کی خواہش پوری کر لینے دیں۔ بعد کے سارے فیصلے، سارے اختیارات میرے ہی پاس ہوں گے اور میں جیسا مرضی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اور اس خواہش کے لیے ہمیں کیا کیا برداشت کرنا ہوگا، کس کس اذیت سے گزرنا پڑے گا، یہ نہ تم سوچ رہے ہو اور نہ تمہارے آغا جان۔ جب میں نے آپا سے بات کی تو جو علیشا کا ریئیکشن آیا جانتے ہو نا تمہیں بھی 100 دفعہ فون کر چکی ہے مگر تم ہو کہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ میری بات ہو گئی ہے اس سے۔ میں نے سمی کو بھی کہا ہے کہ اسے 1-2 دن کے لیے کہیں گھمانے لے جاؤ، دماغ درست ہو جائے گا۔ عجیب کم عقل لڑکی ہے۔ آپ جانتی ہیں علیشا کو کہ وہ کس قدر جذباتی ہے اور مجھے ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا پسند نہیں۔ وہ ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے کچھ بیزاری سے بولا، کیونکہ علیشا نے صبح سے ہی اس کا دماغ چاٹ رکھا تھا کہ آخرکار اسے اپنا موبائل ہی آف کرنا پڑا۔ اور یہ جو بلا تمہاری زندگی میں آ رہی ہے اسے ہینڈل کرنا پسند آ گیا ہے کیا تمہیں؟ رخسار بیگم کے طنز پر وہ کچھ کہتے ہوئے رکا، پھر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، دیکھتے ہیں کہ کیسے ہینڈل ہوگا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں اور جلدی سے مجھے مشورہ دیں، ورنہ عامر نے مرضی اپنی ہی چلانی ہے کہ اچھا لگے گا۔ میرا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا کہ اس پر ہر چیز سوٹ کرتی ہے۔ وہ آنکھوں میں پیار سموئے حقیقت بیان کر گئے، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا، جبکہ رخسار بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اس وقت آفندی ہاؤس میں نکاح کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 کنال پر مشتمل لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف فریش گلاب اور موتیے کے پھولوں سے باڑ بنائی گئی تھی، جس پر ایک صوفہ رکھا گیا تھا دلہا اور دلہن کے بیٹھنے کے لیے، جبکہ باقی مہمان کرسیوں پر براجمان تھے۔ ماشاءاللہ نائل تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ رخسار بیگم جو اس وقت خوبصورت برانڈڈ سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ میں خود میں بھی بہت گریسفل لگ رہی تھیں اور مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں کہ ہر مہمان کے منہ سے نائل کی تعریف سنتے وہ بے اختیار نائل پر آہستہ کرسی پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے لگی تاکہ ان کے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ آف وائٹ کرتے شلوار میں بلیک ویسٹ کوٹ پہنے عام روٹین سے ہٹ کر کافی گریسفل لگ رہا تھا۔ بھابھی، اس نے تو پارلر والی سے میک اپ کروانے سے بھی انکار کر دیا ہے، ان کی نند منزہ بیگم ان کے پاس آ کر بتانے لگی، جس پر ان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں کی طرح ہماری ناک ہی تو کٹوانے آئی ہے، پورا خاندان جمع ہے، کیا سوچیں گے وہ اگر ایسے منہ اٹھا کر چلی آئی تو۔ وہ ابھی اپنی تشویش کا ذکر کر رہی تھیں تبھی بلیک فراک میں ملبوس فاریہ آتی ہوئی دکھائی دی، جسے دیکھ کر آفندی ہاؤس کی خواتین بھچنکی رہ گئیں، کیونکہ وہ ان کے بھیجے گئے ڈریس زیور کی بجائے اپنے ہی سادہ سے بلیک فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا اور گولڈن سنہری دوپٹہ ایک طرف کندھے پر رکھے بغیر کسی زیور اور میک اپ کے ان کے درمیان موجود تھی، اور اوپر سے وہ بجائے سمرا حمیرہ کے اکیلی ہی چلی آئی تھی بنا نظریں جھکائے۔ وہ سیدھا چلتی آ کر صوفے پر ایک شان سے ٹک گئی تھی۔ سب کے سب حیرانی سے اس کی طرف متوجہ تھے، جبکہ نائل ابراہیم نے اس کے اعتماد پر اب کی بار کچھ خاص اور گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اب لگا کہ یہ نائل کی ہونے والی بیوی ہے۔ ردا بھابھی نے نائل کے پاس آ کر کچھ جتایا تھا، جس پر وہ گہرا سانس بھرتا مسکرایا۔ آپ ہی چاہتی تھی نا کہ کوئی کمانڈو ٹائپ دیورانی آنی چاہیے جو مجھ پر حکمرانی کر سکے، مگر لگتا ہے آپ کی دعا کچھ زیادہ ہی اللہ کو پسند آ گئی، یہ تو پورے آفندی ہاؤس کو ہلا کر رکھ رہی ہے۔ وہ آغا ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اب کچھ خفیف سے ہو کر اپنی پوتی کا سب سے تعارف کروا رہے تھے، پر اتنی خطرناک دیورانی بھی نہیں چاہتی تھی جس کو آئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، مگر ہر ایک کی زبان پر اس کی ہٹ دھرمی کے قصے پہنچ گئے جو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی۔ دیکھو تو تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے اب، جس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ کم از کم حاشر بھائی کی طرح رن مرید نہیں بننے لگا میں۔ پاس آتے حاشر کو دیکھ کر وہ شرارت سے بولا جو اسی کو گھور رہا تھا، باز آ جاؤ لڑکے اب، کیونکہ تمہاری لگامیں کسنے والی نہ صرف آ چکی ہے بلکہ لگ بھی کافی سخت رہی ہے، جو تمہیں بولنے کا موقع بھی شاید سوچ کر ہی دے۔ 2 سال بڑی ہونے کا رعب بھی تو جمائے گی نا۔
आप लोग फिक्र ना करें क्योंकि मैं हाशिर आफंदी नहीं हूँ। वो उन पर चोट करते हुए मुस्कुराया, जिस पर उससे पहले के हाशिर और रिदा एक साथ उस पर हमला करते। वो आगा हाशिम की आवाज़ पर उनके पास आ गया। जी आगा जान, यार अपनी होने वाली बीवी के पास बैठो, वो बोर हो रही है। इब्राहिम मौलवी को लेकर आ रहा है बस। आगा हाशिम की बात पर उसने मुड़कर सोफे पर बैठी फारिया की तरफ देखा, जो अपने मोबाइल में यूं गुम थी जैसे उस वक्त वो दुल्हन बनकर नहीं, अपने कमरे में आरामदेह हालत में बैठी हो। आपको लगता है कि ये बोर हो रही है? उसने तंज किया। मैंने जो कहा है वो करो। तुम्हारा बाप आता होगा, फिर निकाह कर देते हैं ताकि मेहमानों से जान छूट जाए, जो न जाने कौन कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं। और तुम्हारी माँ तब से मुझे यूं घूर रही है जैसे सारा मेरा ही कसूर हो। आगा हाशिम की आखिरी बात पर नाइल ने कुछ मायने खेज नजरों से उनको मासूम बनकर देखा था, जिस पर मुस्कुराते हुए वो उसे घूरने लगे। आपके मुस्कुराने के दिन खत्म हो रहे हैं आगा जान, क्योंकि आप एक ऐसे पटाखे को घर में लेकर आए हैं जो दिन रात हमारे सरों पर फूटा करेगा। वो कहता हुआ जाकर फारिया के कुछ फासले पर टिक गया, जिस पर मोबाइल से नजरें हटाती वो उसे गौर से देखने लगी, जैसे यहाँ बैठने की वजह जानना चाह रही हो। मगर नाइल मुकम्मल इत्मीनान से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इरादा उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करने का था। यहाँ बैठने की वजह जान सकती हूँ मैं? आखिरकार उसे सवाल करना पड़ गया, मगर नाइल ने कमाल बेनियाजी से उसका सवाल इग्नोर करके मोबाइल से ही मसरूफियत जाहिर की, शायद जैसे उससे कुछ हिसाब बेबाक करने हो। क्या इससे मेरा निकाह होने वाला है? नाइल इब्राहिम से, ममा की सबसे बड़ी दुश्मन के बेटे से? फारिया के जहन में कुछ सवाल उभरे, जिनके जवाब उसे जल्द ही मिल गए जब मौलवी के आने के बाद उनका निकाह शुरू हुआ था। आगा हाशिम के इशारे पर रुखसार बेगम ने सुर्ख नेट का दुपट्टा उसके सर पर डालकर उसे घूंघट करा दिया था, और फारिया चाहते हुए भी दुपट्टा पीछे ना कर सकी, क्योंकि निकाह खान निकाह शुरू कर चुका था। मगर वो आज के लिए इतने पर ही खुश थी कि उसने आम से हुलिये में आकर आफंदियों की शान में कुछ तो गुस्ताखी कर ही डाली थी, क्योंकि वो रुखसार बेगम के सुर्ख चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराई थी, जो अंदर ही अंदर पेचोताप खा रही थी। आज से आफंदी विला की तबाही शुरू। निकाह नामे पर दस्तखत करती वो अपने दिल में एक अज़्म कर गई थी। निकाह की रस्म के बाद जैसे ही डिनर शुरू हुआ, फारिया खामोशी से उठती वहां से चल दी। आगा हाशिम ने उसे रोकना चाहा, मगर वो इनकार करती अंदर की तरफ बढ़ गई। रुखसार बहू तो चांद जैसी है, मगर नखरा भी बहुत है। मुझे तो कुछ नाराज नाराज सी लगी है। ऊपर से देखो, निकाह पर काले रंग का सूट पहन कर आ गई, ना कोई जेवर ना कोई मेकअप। अरे एक लौते बेटे का निकाह और इस तरह। मुनज़्ज़ा की देवरानी ने खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते रुखसार बेगम को चोट की थी, जो कि लब भींच कर अपनी नंद की तरफ देखने लगी। अरे भाभी, आपको पता तो था कि इसकी माँ इस निकाह पर राज़ी नहीं थी। दूसरा, वो तो फारिया को भी यहाँ नहीं भेजना चाह रही थी। ये तो आगा जान की ज़िद थी, इसलिए तो फारिया माँ को लेकर भी अपसेट है, और दूसरा उसे मेकअप और ज्वेलरी से एलर्जी है। वैसे भी कौन सा अभी सही शादी हुई है, बस निकाह किया है, बाकी कसरें हम शादी पर निकाल लेंगे। मुनज़्ज़ा ने जैसे बात संभाली थी, जिस पर तंजीला बेगम ने भी नंद की तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखा था। हर कोई तरह तरह की चहमिगोइयाँ कर रहा था, मगर घर की तीनों औरतों ने मुनज़्ज़ा के नक्शे कदम पर चलते हुए सबको मुतमईन कर दिया था। नाइल अपने दोस्तों को अलविदा करता जब वापस आया तो हॉल में सबको माँ सिवाय फारिया के बैठे देखकर उधर ही आ गया। मेरे ख्याल में आज का कारनामा तो सबने देख लिया होगा। मुझे अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि उस लड़की का यहाँ आने का मकसद आप सब पर ना सिर्फ वाज़े हो चुका है, बल्कि ये भी सब जान चुके होंगे कि ये अपनी माँ से भी 2 कदम आगे है। रुखसार बेगम की गुस्सीली आवाज़ उस वक्त पूरे हॉल में गूंज रही थी। नाइल ने आगा हाशिम की तरफ देखा, जो बिल्कुल खामोश बैठे किसी सोच में गुम नज़र आ रहे थे। अब वक्त तो लगेगा ना उसे हमारी फैमिली में एडजस्ट होने में। सलीमा अफंदी ने लब कुशाई की, जो रुखसार बेगम के साथ साथ उनकी अपनी बेगम तंजीला को भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। ये बात आपने खूब कही, एडजस्ट होने में वक्त लगता है, जलील करने में नहीं। और आज उसने ये साबित कर दिया। सब देख रहे हैं ना कि कितनी बेशरम दुल्हन है, ऊपर से न सलाम न दुआ। देखिएगा सुबह तक कौन कौन सी बातें निकलेंगी खानदान में। प्लीज़ भाभी, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। अगर आज के इक़दाम से कुछ लोग सोच भी रहे होंगे तो सबको पता है कि किन हालात के पेश नज़र निकाह किया गया। इब्राहिम आफंदी भी कह उठे। नाइल अब खामोशी से कुर्सी पर टिक गया था, मगर उसकी नज़रें मुसलसल आगा हाशिम की खामोशी की तरफ थी।
तुम लोग 24 घंटे में उस 25 साल की नफरत को कैसे ख़त्म करवा सकते हो? तुम लोग तो उसकी माँ से इतनी नफरत की वजह से उसे कबूल नहीं कर पा रहे थे, तो वो कैसे अपनी माँ की वजह से हम सबसे की जाने वाली नफरत को एक रात में पसे पुश डालकर हमसे हंस हंस कर बातें कर सकती है? शुक्र करो कि उसने फिर भी लाज रखी सारे खानदान के सामने, वरना मुझे तो ये भी डर था कि वो आज ही सारे हिसाब किताब ना खोल ले। आगा हाशिम ने अपनी खामोशी तोड़कर सबको सवालिया निगाहों से देखते हुए अपना डर बयान किया था। इसीलिए मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि इन 3 माह में उससे जितनी नफरत हो सके वो हमसे करे। तुम लोग 24 घंटे में उसकी 25 साल की नफरत को कैसे ख़त्म करवा सकते हो? तुम लोग तो उसकी माँ से इतनी नफरत की वजह से उसे कबूल ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे वो अपनी माँ की वजह से हम सब से की जाने वाली नफरत को एक ही रात में पसे पुश डाल दे और हम सबसे हंस हंस कर बात करे? शुक्र करो कि उसने फिर भी हमारी लाज रखी सारे खानदान के सामने, वरना मुझे तो ये भी डर था कि वो आज ही सारे हिसाब किताब ना खोल ले। आगा हाशिम ने अपनी खामोशी तोड़कर सबको सवालिया निगाहों से देखते हुए अपना डर बयान किया था। इसीलिए मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि इन 3 माह में उससे जितनी नफरत हो सके वो हमसे करे वो, और हमसे जितनी बर्दाश्त और मोहब्बत हो सके हम निबाह करेंगे। दूसरा नाइल पर मुझे एतबार है, संभाल लेगा वो अच्छी तरह से। उन्होंने पुरयकीन नज़रों से नाइल की तरफ देखा, जिसका चेहरा बेतासुर था। रुखसार बेगम उनकी बात पर जल उठी थी। नाइल पर बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं आप आगा जान, हमारे नाइल के काबिल नहीं थी वो। मुनज़्ज़ा बेगम कुछ देर पहले की उसकी बदतमीज़ी को भूल नहीं पाई थी। काबिल बनाई तो जा सकती है ना, प्यार से, बर्दाश्त से और कुछ बातों को नज़रअंदाज करके। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये फ़ैसला एक दिन सबको बेहतरीन लगेगा। अब बहुत रात हो गई है, सबको आराम करना चाहिए अब। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठे। नाइल के पास से गुजरते हुए उन्होंने उसका शाना थपथपाया और कमरे की तरफ बढ़ गए, जिसकी तकलीद में सलीम और इब्राहिम आफंदी भी उठ गए। चलें भाभी, आज हम सब नाइल भाई से रकम निकलवाते हैं, जैसे उन्होंने आपकी दफ़ा हाशिर भाई से निकलवाई थी। समरा ने हुमैरा और हादिया को भी उठाया। रिदा भाभी ने तिरछी निगाहों से अपनी सास और चची सास की तरफ देखा, जिनको ये बात शायद पसंद नहीं आई थी। कहाँ है वो लड़की? रुखसार बेगम के पूछने पर आमिर से कुछ बात करते नाइल ने माँ की तरफ देखा। भाभी, वो तो मेरे जाने से पहले ही नाइल के कमरे की तरफ चली गई। मुनज़्ज़ा बेगम की इत्तला पर रुखसार बेगम उसकी बेशर्मी और जुर्रत पर खून के घोंट भर कर रह गई और नाइल बेख्तियार अपने रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। इतनी दीदा दलेरी, वो पक्का किसी प्लान से आई है। तंजीला बेगम कैसे चुप रह सकती? मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो क्या मकसद हासिल करना चाहती है, जो आज से 25 साल पहले उसकी माँ ना कर सकी, अब वो बेटी करना चाहती है। मगर मैं भी रुखसार हूँ, इन दोनों माँ बेटी को जीतने नहीं दूंगी। इनकी सारी साजिशें नाकाम करके रहूंगी। आपको क्या बुरा लगा है, उसका मेरी ज़िंदगी में दाखिल होना या मेरे कमरे में जाना? नाइल ने बेतासुर से अंदाज में सवाल किया। दोनों ही। मैं उसे तुम्हारे आस पास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर क्या करूं, मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, वरना इस लड़की की हिम्मत के यूं दीदा दलेरी से तुम्हारे कमरे में जाती। लेकिन मेरे हाथ नहीं बंधे। बताएं क्या चाहती हैं? उसे कमरे से निकाल दूं कि खुद वहां पाँव ना रखूं? वो अपनी माँ की कैफियत से बखूबी वाकिफ था कि क्या चीज़ उनको उस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए दो टोक अंदाज में पूछता कमरे के पास खड़ी फारिया को भी जला आ गया। वो कब से खड़ी बड़े मज़े से रुखसार बेगम का कुढ़ना जलना इंजॉय कर रही थी, मगर नाइल की बात पर वो बदमज़ा हुई, क्योंकि अपनी और अपनी माँ की असली दुश्मन को आज की सारी रात इस आग में जलाना चाहती थी वो, कि उसका बेटा उस लड़की के साथ इस कमरे में एक कमरे में है। मगर नाइल शायद उसका प्लान खराब करने लगा था। नहीं नाइल, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकती और न तुम्हारी माँ और तुम्हारे आगा जान के फैसलों के दरमियान उलझा सकती हूँ तुम्हें। अब जो हो गया है हो गया, उसे 3 माह तक बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक बात है तुम्हारे कमरे में जाने की, तो कमरे में जाकर क्या मिल जाएगा उसे, जो सिर्फ कागजी हद तक ही बीवी का लक़ब हासिल कर सकी है? वरना असल बीवी तो तुम्हारी अलीशा होगी, तुम्हारे प्यार और तवज्जो की असल हकदार। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा कभी भी उस नागिन की बेटी को ऐसा मर्तबा नहीं देगा जिससे उसकी माँ को तकलीफ़ हो।
रुखसार बेगम ने यकीन दहानी चाहते हुए कुछ जताया था, किसी हद तक बाज रखना चाहा था, कुछ अनकही में समझाने की कोशिश की थी, जो नाइल के साथ साथ फारिया को ना सिर्फ समझ आई थी बल्कि उसने खूनख्वार नज़रें रुखसार बेगम पर टिकाई थी, जो उसकी पेशानी चूम कर उसे अपने साथ लगा रही थी। उनका सर अपने सीने से लगाए नाइल की बेसाख्ता निगाह अपने कमरे की तरफ उठी थी, जहाँ फारिया के चेहरे पर घुसीले तासुरात देखकर वो चौंका नहीं था, बस एक नज़र डालकर निगाह का जाविया बदल गया। तो तुम्हें अब कमरे में छोड़ कर आए कि खुद चले जाओगे? आमिर उसके पास आया। ये रस्म तब करना जब अलीशा के साथ शादी होगी, अब तो फ़कत मजबूरी का सौदा है, इसलिए नाइल को तंग मत करो तुम लोग। तंजीला बेगम के कहने पर पार्टी का मुंह बन गया था, यंग पार्टी का मुंह बन गया। नाइल ने मुस्कुराते हुए रिदा भाभी, समरा, हुमैरा और हादिया को उनकी पसंदीदा रकम दी, जिस पर वो खुश हो गई। नाइल का मोबाइल बजा तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया। बाकी भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, सिवाय रुखसार, तंजीला और मुनज़्ज़ा के, जो वहीं बैठकर चाय पीने लगी थी। बहुत शातिर लड़की है वो, मुझे लगता है कि नाइल को वो अपनी तरफ राग़िब करने की भरपूर कोशिश करेगी। मुनज़्ज़ा ने जैसे अपना खदशा बयान किया। ये तो सुबह पता चलेगा, उसका नाइल से रवैया देख कर कि वो नाइल को हमसे दूर करना चाहती है या उसका मकसद सिर्फ हम सबको परेशान करना है। तंजीला बेगम की बात पर रुखसार बेगम के माथे पर शिकनों का जाल बिछा। अगर उसने मेरे बेटे से कोई भी ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की या उसे हमसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसी दिन तलाक दिलवा कर चलता करूँगी उसे, चाहे इसके लिए मुझे चचा जान की नाराज़गी क्यों ना सहनी पड़े। रुखसार बेगम ने दो टोक लहजे में जैसे अपने हतमी फैसले से आगाह किया था सबको।